मीर खलील इस वक्त डेरे पर मौजूद हिसाब किताब का जायजा ले रहे थे। उनके माथे पर सलवटों का जाल था। वो एक बड़े से मजबूत शाखदार दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर विराजमान थे। जलाली, कुछ खबर मिली कि पिछले महीने खेतों में आग कैसे लगी थी? वो हिसाब का खाता बंद करते हुए मुस्तफसर हुए। मीर सरदार, वो जलाली ने गहरी सांस खींचकर बात का आगाज किया। पिछले महीने करीम बाबा, वो कहते कहते रुक गए। मीर खलील के तासुरात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितने गुस्से में थे। बोलते रहो जलाली, वो जब से लफ्ज़ चबाते हुए बोले। वो शराब के नशे में धुत थे और मीर खलील ने हाथ झुलाकर उन्हें खामोश करवा दिया। इससे ज़्यादा वो अपनी समाअतों पर बोझ नहीं डाल सकते थे। उन्होंने गुस्से से हिसाब के खाते को परे फेंका। करीम की इस हरकत की वजह उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। खेतों में आग लगने की वजह से फसल जलकर राख हो गई थी, जिसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना था। उनके खेतों में काम करने वाले तमाम किसान एक एक करके जा रहे थे, क्योंकि करीम आए दिन नशे में धुत उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करता था। कभी बाजार, कभी खेत, तो कभी गांव के नुक्कड़ पर वो लड़कियों को छेड़ता और लड़ाई फड्डों में मसरूफ रहता, जिसकी वजह से मीर खानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा था। और अब उसकी लापरवाही की वजह से उन्हें कारोबार में भी इतना बड़ा नुकसान हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बीजान के इंतकाल के बाद सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा था। जुलेखा बिस्तर मर्ग पर मौजूद थी। रीमा दिन बदन खामोश होती जा रही थी और ऊपर से करीम था, जो अपनी बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जलाली को अपने मालिक पे बेइंतहा तरस आया। सो आज ये भी साबित हुआ था कि इंसान के लिए औलाद एक बहुत बड़ी आजमाइश है। वो इस लम्हे खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहे थे। इतने सालों से वो ये जिम्मेदारियां तन्हा निभा रहे थे। कभी कभी इंसान को अपने कंधे पर रखने के लिए एक हाथ चाहिए होता है, एक साथ, एक सहारा दरकार होता है, जो मुश्किल हालात से लड़ने का हौसला दे। और इस वक्त मीर खलील को ऐसे साथ की सख्त ज़रूरत थी। वो हवेली की छत पर तन्हा टहल रहे थे। दोनों हाथ पीछे बांधे वो ज़मीन पर बनते अपने साए को घूर रहे थे। अगर तुम चाहो तो ये फासला हम मिलकर तय कर लेंगे आहिल। कुछ कदम तुम तय कर लेना और कुछ कदम मैं आगे बढ़ा लूँगा। यकदम वहाँ माजी का एक मंजर चलने लगा, जहाँ मीर खलील और मीर आहिल आमने सामने खड़े थे। बात सारी इस लफ्ज़ अगर पर आकर ठहर जाती है चाचू, और मैं अगर मगर के चक्कर में अपना वक्त पहले से ज़ाया हो चुके वक्त पर मज़ीद ज़ाया नहीं करता। कितने बेरहम अंदाज में आहिल ने मीर खलील के बढ़ते हाथ को झिड़का था। उस रोज़ उन्हें एहसास हुआ था कि वो उनका भतीजा नहीं रहा था, वो अब मीर आहिल था जो बच्चा नहीं था। बचपन में जब भी मीर खलील अपने बड़े भाई मीर रहमान के साथ खेतों में जाने के लिए हवेली से निकल रहे होते, तो आहिल भागता हुआ आकर मीर खलील की टांगों से लटक जाता। आहिल अपने बाप के बाद सबसे ज़्यादा किसी के नज़दीक था तो मीर खलील थे। वो दिन का ज़्यादातर वक्त खेतों में मीर खलील की गोद में गुजारा करता था। चीचू, मैं भी आपके साथ रहकर काम करूँगा। मीर खलील को चाचू के बजाय प्यार से चीचू बुलाया करता था। आहिल, अभी तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो फिलहाल, क्योंकि हिसाब किताब देखने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वो अपनी गोद में बैठे मासूम से बच्चे के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले। लेकिन आप तो अनपढ़ हैं चीचू, फिर भी हिसाब किताब देखते हैं। 6 साल के मासूम से मीर आहिल को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसने मीर खलील की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तुम्हें किसने कहा कि चीचू अनपढ़ हैं? वो संजीदा हुए। बाबा ने कहा। मीर खलील के दिल पर ज़बरदस्त घूंसा पड़ा। वो बिल्कुल खामोश हो गए। अब वो एक मासूम छोटे बच्चे से क्या कहते हैं, लेकिन उन्हें अपने बड़े भाई से इस तरह की किसी भी बात की तवक्का नहीं थी। मीर खलील ने गहरी सांस फेफड़ों में उतार कर आंखें खोली तो फिर से खुद को तन्हा खड़े देखा। वहाँ उनके सिवा कोई नहीं था, बस माजी की कुछ यादें थीं, और यादें भी क्या, कुछ नहीं। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि काश ऐसे हालात में मीर आहिल उनके साथ होता, जैसे वो हमेशा बचपन में उनके साथ हुआ करता था। किसी शहद की मक्खी की तरह आसपास घूमता, जिंदगी के बदमज़ा और फीके पलों में अपनी बातों और बचकाना हरकतों से मिठास भरता। मगर अफसोस, अब ना वो मीर आहिल था, ना मीर खलील, और ना वो माजी था। अब कुछ था तो महज तन्हाई, अजियत और यादें थीं। चाचू, मीर आहिल ने हड़बड़ाकर आंख खोली थी। ऑफिस में काम करते करते न जाने कैसे उसकी आंख लग गई थी। वो कोई प्रोजेक्ट फाइल चेक कर रहा था, फिर मुसलसल लैपटॉप के आगे झुके रहने की वजह से उसकी गर्दन दुखने लगी थी, और वो लंदन से बर्मिंघम आने के बाद घर जाने के बजाय सीधा ऑफिस आ गया था। उसने बस 5 मिनट के लिए पीछे कुर्सी से टेक लगाया था और न जाने कब सफ़र की थकान गालिब आ गई और वो ख्वाब खरगोश में उतर गया। उसने ख्वाब में मीर खलील को उसे रोते हुए पुकारते हुए देखा था।
कहते हैं अगर ख्वाब में कोई शख्स आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है कि वो शख्स आपसे मिलना चाहता है। उसने फौरन सामने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और मीर खलील का नंबर डायल करने लगा। अभी वो डायल बटन दबाने ही वाला था कि एकदम उसके माँ बाप की कीचड़ में लथपथ लाश उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह चमकी। सेकंड्स में दर्दनाक माजी का हर एक पल किसी कलर फिल्म की तरह उसके इर्द गिर्द गर्दिश करने लगा। घबराहट में फोन उसके हाथ से छूट गया। उसी वक्त माइकल भी डरते डरते ऑफिस रूम में दाखिल हुआ था कि अपनी फूल वाली हिमाकत पर मीर आहिल उसकी क्या दुर्गत बनाने वाला था, पर वो आहिल को ऐसी हालत में देखकर भौंकला गया और फौरन उसकी सिमत दौड़ता हुआ आया। मीर आहिल के वजूद पर कपकपी तारी थी। माइकल ने फौरन टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर मीर आहिल के लबों से लगाया, जिसे उसने एक सांस में अपने अंदर उंडेल लिया। ये पहली बार नहीं था कि मीर आहिल को ऐसा पैनिक अटैक हुआ था। शुरू में अक्सर उस पर इस तरह की कैफियत तारी होती थी। वो माजी में डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक से भी दो चार हो चुका था। मीर आहिल जो आज इतना मुकम्मल और मजबूत दिखाई देता था, उसने पथरीली जमीन पर नंगे पांव लंबे सफर तनहा तय किए थे। तब जाकर वो इस मकाम और बुलंदी पर पहुंचा था जहां से लोग उसे देखकर महज बातें कर सकते थे, मगर कोई वहां उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता था। वो मकाम उसका था, वो जगह उसकी थी, मगर इंसान और दर्द का आपस में ताल्लुक दिल और धड़कन जैसा होता है। दोनों अजल से अबद तक साथ रहते हैं। दर्द कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता और आप कभी दर्द से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। एक नए पैकर में नई वजूहात के साथ आपकी जिंदगी में आपके साथ आपके दिल में दर्द धड़कन बनकर धड़कता रहता है। सर लंबी सांस लें। माइकल ने उसकी टाई ढीली की। मीर आहिल को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। आहिल अपनी पावर सीट पर तकरीबन लेटा हुआ था और माइकल उसकी जानिब झुककर उसका सीना मसल रहा था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज। माइकल ने कोट का मुलहका जेब में फोन निकालने के लिए हाथ डाला। मुझे गले से लगा लो माइक, वरना मैं मर जाऊंगा। आहिल ने उसका हाथ थामते हुए बोला। माइकल का सांस साकिन हुआ। बिना कुछ सोचे समझे उसने मीर आहिल को कसकर अपने मजबूत बाजुओं में भेंच लिया था, ऐसे जैसे अगर उसकी जरा से भी गिरफ्त आहिल पर हल्की हुई तो वो उससे दूर चला जाएगा, और वो मीर आहिल को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। ना जाने कब माइकल के आंसू बहने लगे। यू आर माई आइडियल सर, यू कांट गिव अप। वो छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। मीर आहिल की आंखों से भी ज़ारों कतार आंसू निकलने लगे थे। हर मर्ज का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। वो मर्ज जो लाइलाज होते हैं, उनके तरियाक उन्हीं लोगों के पास होता है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। उनके सीने से लगते ही बीमारी का असर ज़ाइल होने लगता है। मीर आहिल को लगा उसकी जान में जान आ गई है। अब उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही थी। उसने माइकल की पीठ को नरमी से थपका, जो अब हिचकियों के साथ रो रहा था। कुछ पल यूं ही गुजर गए तो माइकल ने खजालत से मीर आहिल से खुद को अलग किया और कोट के आस्तीन से अपनी आंखें पोंछने लगा। मीर आहिल ने टिश्यू बॉक्स से एक लैफ खींचकर माइकल की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने खामोशी से पकड़ लिया। आप ठीक है ना सर? उसने इस बात में सर हिलाया। एकदम माहौल में एक अजीब सी झिझक फैल गई थी। माइकल मुसलसल जमीन या फिर अपने जूतों को देख रहा था और मीर आहिल माइकल को। रोने की वजह से माइकल की नाक बहने लगी थी। मीर आहिल ने टिश्यू की बॉक्स से एक और टिश्यू निकाला। माइकल ने टिश्यू लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, मगर आहिल ने जरा सा आगे बढ़कर खुद ही माइकल की नाक साफ कर दी। वो मजीद झेम गया तो आहिल नम आंखों से मुस्कुराया। वैसे माइक दिलावेज को इम्प्रेस करने का ये रेड रोज वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। कुछ और है तुम्हारे जहन में अब? माइकल इस लम्हे बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहा था और वो बहुत दुखी भी दिखाई दे रहा था। इसलिए आहिल ने माइकल का मूड बहाल करने की कोशिश की। सर, मैं सोच रहा था कि इस बार दिलावेज मैम को इम्प्रेस करने के लिए हम घर के गार्डन में चॉकलेट फाउंटेन लगाएंगे। मैंने सुना है कि लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं। माइकल ने नाक खींचते हुए कहा। गुड आइडिया। वेरी गुड आइडिया। आहिल ने जब्त से टाई कसते हुए माइकल को देखा। माइकल समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। 1 2 3 आई विल किल यू माइक। आहिल ने हाथ का मुक्का उसकी जानिब बढ़ाते हुए जोर से कहा और माइकल दरवाजे की तरफ दुम दबाकर भागा था। आहिल ने बहुत मुश्किल से अपना कहका पर ब्रेक लगाया। दरवाजे से निकलते हुए माइकल ने पलट कर मीर आहिल को देखा। वो भी माइकल को मुतशक्कर निगाहों से देख रहा था। थैंक यू, दोनों ने बरवक्त कहा और फिर दोनों बरवक्त मुस्कुराए थे। जूलियाना और दिलावेज लिबर्टी बुक शॉप में मौजूद लंबी सी एक रेक के सामने खड़ी किताबें देख रही थीं। दिलावेज को कुछ ज़रूरी किताबें चाहिए थीं, इसलिए यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो दोनों मॉल आ गई थीं। दिलावेज, आपसे एक बात पूछूं? जूलियाना बेमकसदी किताबों पर उंगलियां फेरते हुए बोली। वो किताबें देखने में मशगूल थी। क्या इल्हान वाकई मुझसे
वो बोलते बोलते रुक गई। दिलावेश ने गहरी सांस खींचकर किताब बंद की और एड़ियों के बल जूलियाना की जानिब मुड़ी। हाँ ना जूली, अब क्या लिख कर तुम्हें तो यकीन आएगा। वो कमर पर हाथ रखते हुए बोली तो जूलियाना के सफेद गाल गुलाबी हो गए। अब दुल्हन की तरह शर्माना बंद कर। और एकदम दिलावेश के कदम मुंजमद हुए और जबान फ्रीज हो गई। क्या हुआ दिलावेश, कहाँ खो गई आप? जूलियाना ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई, पर वो कुछ ना बोली तो जूलियाना ने उसकी नजरों का ताकुब करते हुए पीछे मुड़कर देखा और लम्हों में सारा माजरा समझ गई। ऐना औरंगजेब अपनी ऊंची सियाह रंग की हील्स में चलती हुई दिलावेश के पास आई। वो दोनों दो रेख के दरमियान अपने सामने खड़ी थी और जूलियाना ऐना से एकदम एक कदम पीछे। अफसोस की बात है कि आहिल ने जिस लड़की से शादी की है उसकी तो अभी तक स्कूलिंग तक मुकम्मल नहीं हुई है। ऐना ने दिलावेश के हाथों से किताब लेकर आहिस्तगी से सफ़े पलटने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि दिलावेश के आहिल अपने स्टैंडर्ड की कोई लड़की डिजर्व करता है? ना कि तुम जैसी थर्ड क्लास लड़की जिसे ना पहनने ओढ़ने का ढंग है और ना ही जिसमें कॉन्फिडेंस है। उसने गुस्से से किताब उसकी हथेली पर धर दी। दिलावेश की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बिना कुछ कहे बस सर झुकाए ऐना की जली कटी सुनती रही। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी कि उसने मुझे छोड़कर तुम जैसी गवार से शादी कर ली। ऐना की नजरों में दिलावेश के लिए जहर साफ दिखाई दे रहा था जो इस वक्त उसकी जबान उगल रही थी। वो अभी मुझसे मोहब्बत करता है। तुम्हारे साथ ये रिश्ता महज समझौता है। जितनी जल्दी ये बात अपने दिमाग में बिठा लोगी उतना अच्छा होगा, वरना। उसने सख्ती से दिलावेश का चेहरा ठूरी से पकड़कर ऊपर किया तो दोनों की नजरें बराह रास्त हुईं। वरना मैं तुम्हें वहां भेजूंगी जहां से तुम कभी लौट कर नहीं आओगी। एक सख्त निगाह वो दिलावेश और फिर जूलियाना पर डालकर पांव पटकते हुए शॉप से निकल गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसकी हील से पैदा होती ठक ठक की आवाज पर मुड़कर भी देखा था। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं दिलावेश? जूलियाना ने दिलावेश के चेहरे पर आंसू बहते देखकर उसको बाजू से पकड़ा। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही थी जूली। मगर दिलावेश? वो बिना कुछ सुने किताबें जूलियाना को थमाकर आंसू पोंछते हुए शॉप से बाहर निकल गई। आज मीर आयल को जबरदस्त किस्म की शर्मिंदगी हो रही थी घर जाने में। न जाने वो दिलावेश को आज किस तरह से फेस करने वाला था। माइकल की बेवकूफ़ी वजह से मीर आहिल का जो रफ एंड टफ वाला ऑरा था उसका बिल्कुल कचरा हो गया था। उसने गाड़ी से उतरने से पहले मसनूई गुस्से से माइकल को घूर कर देखा जो मुकम्मल तौर पर पीछे बैठे मीर आहिल को नजरअंदाज कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। उसे मालूम था मीर आहिल फिटनेस फ्रीक है और उसका एक मुक्का उसके चेहरे के नक्शे को बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। इसलिए उसने आहिल को उंगली ना करने में ही अपनी आफियत समझी। वो कोट के बटन खोलते हुए घर में दाखिल हुआ तो एक गैर मामूली सन्नाटा था। उसने चौंक इतराफ में नजर डाली और सिटिंग एरिया की जानिब आ गया। उसी वक्त उसे ड्राइंग रूम से दिलावेश और जूलियाना की कहकों की आवाज़ आई। वो बिना कदमों की चाप पैदा किए दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, पर अफसोस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था। जूलियाना ने मीर आहिल को पहले सीढ़ी पर ही देख लिया था और फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी तो मजबूरन आहिल को भी रुकना पड़ा। हेलो सर। जूलियाना की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी। दिलावेश ने अपना निचला लब काटते हुए किन अखियों से मीर आहिल को देखा। वो काफ़ी शर्मिंदा सा दिखाई दे रहा था। हाय जूलियाना, घर में सब कैसे हैं? उसने मुरव्वतन पूछ लिया। बिल्कुल ठीक हैं। वो होंठ आपस में दबाते हुए मुस्कुराई और नज़र घुमाकर दिलावेश को देखा। आप फ्रेश होकर आ जाएं, खाना तैयार है। मीर आहिल ने सरस बात में हिलाया और ऊपर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। ओके दिलावेश, अब मैं भी चलती हूँ और प्लीज़ अब रोना मत। भूल जाओ आज मॉल में जो कुछ भी हुआ। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली। मत जाओ ना जूली, कम से कम खाने तक रुक जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसने सुबह माइकल को मीर आहिल के हवाले से जो बात कही थी उसे उस बात पर अब बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसे क्या मालूम था कि मीर आहिल फ़ोन पर उनकी तमाम गुफ्तगू सुन रहा होगा और फिर ऐना से अचानक मुलाकात आज का दिन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ था। प्लीज़ आपका मामला है, आपस में खुद सुलझाएं। मुझे देर हो रही है, मैं तो चली। वो पास रखे कंसोल टेबल से अपना बैग उठाते हुए ऊपर लगे आईने में अपने बालों को सेट करते हुए बोली। बहुत ही बेवफा हो तुम जूली। अल्लाह करे इल्हान नाम का अजाब जिंदगी भर के लिए तुम पर नाजिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जूलियाना दोनों हाथों का प्याला चेहरे पर फेरते हुए बोली तो दिलावेश ने नाक फुलाकर उसे देखा। जूलियाना के जाते ही दिलावेश ने खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया था। उसे आज वैसे ही भूख नहीं थी। ऐना की जली कटी बातों से ही उसका पेट आज भर चुका था। वो ऊपर टेरेस में खुले आसमान के नीचे कुछ देर बैठना चाहती थी। जैसे उसने सीढ़ियों का रुख किया तो देखा मीर आहिल फ्रेश होकर ग्रे रंग की ट्राउज़र और सियाह रंग की टी शर्ट पहने नीचे ही आ रहा था। वो दिलावेश को नीचे खड़ा देखकर आखिरी सीढ़ी पर आकर रुक गया। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। मीर आहिल दाएं जानिब को मुड़ा तो दिलावेश भी उसी की जानिब मुड़ी। मीर आहिल को
धुन में लिपटी एक याद ने सताया। उनकी दूसरी मुलाकात ऐसी ही हुई थी। किस्मत हर बार उन्हें एक दूसरे के सामने ले आती थी। दिलावेश सर झटक कर बाएं जाने बढ़ी तो इत्तेफाक से मीर अहल भी उसी तरफ बढ़ा था। ये काली बिल्ली कब मेरा रास्ता काटना बंद करेगी? दिलावेश ने मन ही मन में कहा था। कुछ फरमाया आपने? वो उसे तन मिजाजी से घूरता सीढ़ी से नीचे उतरा। उफ, वो कैसे उसके दिल में कही बातें सुन लेता था। दिलावेश लब काटती एक कदम पीछे हुई। हम एक दूसरे का रास्ता काटे बगैर एक दूसरे के साथ भी तो चल सकते हैं ना दिलावेश? वो कदम ब कदम उसके नज़दीक आता अपने गंभीर लहजे में बोल रहा था। बोलो दिलावेश। उसकी नरम और पुरकशिश आवाज़ ने उसको सुन कर दिया था। एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गई। खाना? दिलावेश ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे मगर मीर आहिल ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे खामोश करवा दिया। दिलावेश का दिल किया वो दोनों किसी टाइम पॉकेट में फंस जाएं और ये लम्हा हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाए। न जाने कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो अभूत से मीर आहिल को देखती चली गई। मीर आहिल के ज़ब्त के तमाम बंधन टूटने लगे। उसने दिलावेश की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब किया और दिलावेश उसकी जानिब खिंचती चली गई। न जाने मीर आहिल के वजूद से उठती महक में ऐसा क्या था जो उसके दिलो दिमाग को मदहोश कर देती थी। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी कि उसने मुझे छोड़कर तुम जैसी गवार से शादी कर ली। किसी ने दिलावेश की समातों में जहर घोला। वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। तुम्हारे साथ ये रिश्ता महज समझौता है। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। आहिल की खुशबू का असर जायल हुआ। आपके कहने पर मैं दिलावेश से शादी कर रहा हूँ बीजान, हालांकि मैं उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के हक में नहीं था। माजी की एक झलक और उस लम्हे का फुसूद धुआं धुआं हो गया। दिलावेश ने यकदम ठटक कर उसे हल्का सा पीछे को धक्का दिया। मीर आहिल ने चौंक कर दिलावेश को देखा। वो इस लम्हे कुछ भी नहीं समझ पाया। बीजान से किया गया वादा पूरा करने के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आहिल। वो अचानक ही सख्त हुई। आहिल हैरान नज़रों से उसे देखता ही रह गया। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे मगर बीजान के इसरार पर आपने की। मुझे मालूम है आप ऐना को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते थे, मुझे नहीं। फिर ये सब क्यों? वो एकदम ही फट पड़ी। मीर आहिल ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। दिलावेश, मीर आहिल ने उसे बाजू से भेजकर अपने करीब किया। आप मुझे इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। दिलावेश ने दोनों हथेलियों से उसे पीछे की जानिब धकेला। मीर आहिल की आंखें सुर्ख हुईं। बी जेंटल आहिल। वो उसकी खून रंग होती आंखों में आंखें डालते हुए उसके करीब आई तो मीर आहिल ने सख्ती से भींची मुट्ठियां खोल दी। दिलावेश, अब की बार उसका लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है आहिल, प्लीज़ मेरे लिए एक और चीज़ करेंगे? वो तकान ज़्यादा लहजे में बोली। मीर आहिल उसे मुस्तफसिराना नज़रों से देखता रहा। प्लीज़ मुझे मेरी नज़रों में मत गिरने दें। मिन्नत थी, हुक्म था या इल्तिजा? मीर आहिल समझ नहीं पाया। जो भी था मीर आहिल के चेहरे पर किसी थप्पड़ की तरह लगा था। मेरी वजह से आपको अपना दिल मारने की ज़रूरत नहीं है। आप और ऐना, मीर आहिल अपने फैसलों में हमेशा से आज़ाद रहा है और अपने दिल से ये खुशफहमी निकाल दो कि मैंने ऐना को तुम्हारी वजह से नहीं अपनाया। बरसों बाद मीर आहिल का नरम पड़ता दिल एक बार फिर से सख्त हो गया था। एक बार फिर मीर आहिल ने अपने दिल पर नफरत और सख्ती का खौल चढ़ा लिया था। चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से दिलावेश, वरना मैं, उसने ज़ोर से पीछे दीवार पर लगे फ्रेम पर मुक्का मारते हुए कहा था। फ्रेम का कांच मीर आहिल के भरम की तरह चिकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया था। दिलावेश बिना कुछ कहे बराबर से निकलकर अपने कमरे में चली गई और मीर आहिल ने गुस्से से कंसोल टेबल पर रखे डेकोरेशन पीस हाथ मारकर ज़मीन पर गिरा दिए। तोड़ फोड़ की आवाज़ें दिलावेश ने अपने कमरे तक सुनी थी। वो वहीं दरवाजे से टेक लगाए नीचे बैठती चली गई। आंसू थे जो थम नहीं रहे थे। दोनों के दरमियान फासलों ने एक बार फिर जगह ले ली थी। जज्बाती तोड़ फोड़ ने दिलावेश और मीर आहिल दोनों को ही बिखेर कर रख दिया था। इल्हान डिसूजा। अलार्म के शोर ने उसकी नींद पर ज़बरदस्त खलल डाला। उसने बमुश्किल नींद से भरी आंखों को वार किया। इंग्लैंड के नामवर जर्नलिस्ट का बेटा। उसने झुंझलाकर साइड टेबल पर रखे अलार्म का हाथ बढ़ाकर नीचे पटक दिया और चादर फेंककर अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर बैठ गया। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। सुबह के 9 बज रहे थे और वो पहले ही आधा घंटा लेट था। उसने हाथ से जमाई को रोकते हुए पाँव स्लीपर में डाला। उसे बीएससी की डिग्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये डिग्री उसके बाप की ख्वाहिश थी। वो नींद में भीगी आंखों को मुसलते हुए बाथरूम में घुस गया। वो तो म्यूजिशियन बनना चाहता था। उसे संगीत से बहुत लगाव था। वो ठंडे पानी से शावर लेते हुए सीटी पर अपनी कोई पसंदीदा धुन बजा रहा था। कहने को वो बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था मगर वो पिछले 2 साल से पहले ही सेमेस्टर को क्रैक करने की कोशिश में लगा हुआ था। टॉवल से गिले चेहरे को खुश करते करते वो अपनी वार्डरोब से ग्रे कलर की टी शर्ट, नीले रंग के
डैमेज जीन्स और एक सियाह रंग का हुडी निकाल लाया। इल्हान अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश का बड़ा एहतराम किया गया था। अगले 10 मिनट में वो अपने नए लिबास में मलबूस आईने के सामने खड़ा अपने बालों पर ब्रश फेर रहा था। लड़कियों में उसके घने बिखरे आधे सीधे आधे घुंघराले बाल बड़े मशहूर थे। अब वो गले में अपनी मखसूस चेन और उंगलियों में अंगूठियां पहन रहा था। उसे परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर वो इतर बहुत शौक से इस्तेमाल करता था। दिलावेज को पहली नज़र में इल्हान का हुलिया बेहद बुरा लगा था। डाइनिंग टेबल पर रखी अपनी बाइक और अपार्टमेंट की चाबी उठाकर वो बैरूनी दरवाजे की जानिब जा रहा था। ये तो वो तारुफ था जो इल्हान डिसूजा ने दुनिया को दिया था, पर दर हकीकत इल्हान डिसूजा कौन था? सुनने में उसका इंट्रोडक्शन कितना परफेक्ट लगता था, पर क्या बस यही था इल्हान डिसूजा के बारे में जो आप सब जानते थे? एक क्यूट शरारती सा लड़का जो अपने बाप के कहने पर एसएन पिछले 2 सालों से डिग्री मुकम्मल कर रहा था, जिसका बाप शहर का एक मशहूर सर्जन था। उसे इस यूनिवर्सिटी में सब जानते थे। बकौल इल्हान डिसूजा के उसे बाइक बहुत पसंद थी और उसे म्यूजिक में खासा इंटरेस्ट भी। हाउ फिल्मी, इट वॉज ऑल मेड अप, यस इट वॉज मेड टू ट्रैप अ स्वीट लिटिल गर्ल, दिलावेज मीर। उसने दरवाज़ा खोला और वो ठटक कर रह गया। वो उसके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। इल्हान ने बारी बारी दोनों आईब्रोज उचकाकर गर्दन एक जानिब गिराते हुए मुस्तफसिराना नज़रों से सर से पांव तक उसे देखा। उसकी आमद गैर मुतवक्का थी और वो यूनिवर्सिटी के लिए लेट भी हो रहा था। मीर आहिल एक अनापरस्त इंसान था। उसने आज तक किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी थी, क्योंकि उसे झुकना पसंद नहीं था। मोहब्बत के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग सांचे, कभी धूप कभी छाँव, कभी रेत कभी पानी, किसी के लिए मुकम्मल, किसी के लिए अधूरी कहानी। मोहब्बत कभी फूल बरसाती है तो कभी चप्पल को मखमल के कपड़ों में लपेटकर इंसान के दिल पर मारती है। मोहब्बत की मार ऐसी मार है जिसे खाकर इंसान के आंसू तो निकलते हैं, पर मुस्कुराते रहने वाजिब हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत का फ़रेब सबसे खूबसूरत, मोहब्बत का जहर सबसे मीठा। आज मीर आहिल को भी लगा था कि किसी ने खींचकर जूता उसके दिल पर मारा है। मीर आहिल सिया चश्मा आंखों पर टिकाए मोबाइल की स्क्रीन को घूर रहा था। गाड़ी ऑफिस की तरफ गामजन थी। माइकल, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी। माइकल ने सेकंड्स में गर्दन घुमाकर पिछली सीट पर बैठे मीर आहिल को देखा था। वो निहायत ही पुरसुकून और बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था, मतलब कि कुछ भी ठीक नहीं था। वो क्यों था ऐसा? बिना कुछ सुने ही सब समझ लिया करता था। माइकल कुछ देर आहिल को टटोलती निगाहों से घूरता रहा। मेरा एक्सरे निकाल लिया है तो बराए मेहरबानी मेरी कॉफ़ी ले आओ, वो मोबाइल से नज़र हटाते हुए बोला तो माइकल को होश आया। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और माइकल स्टारबक्स की फ्रेंचाइज में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी के लिए कप लिए गाड़ी में आकर बैठ गया। मीर आहिल ने कॉफ़ी का पहला सिप लेते ही अजीब सा मुंह बनाया। शायद कॉफ़ी का जायका उसे अच्छा नहीं लगा था। इनकी कॉफ़ी अब पहले जैसी नहीं रही माइक। उसने ज़बान होंठों पर फेरी। कॉफ़ी तो पहले जैसी ही है सर, आप बदल गए हैं बस। कुछ वक्त तो लगेगा टेस्ट को एडजस्ट होने में। आहिल ने कॉफ़ी कप होल्डर में रख दी। वो आपका कंफर्ट जोन है सर, ये नहीं अगर ये आपका कंफर्ट जोन होता तो आप कभी उस रंग में नहीं रंगते। वो मुख्तसर सी बात करके खामोश हो गया था। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से तश्कील दिया है। इंसान में ये ताकत होती है कि वक्त और हालात के साथ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। मैं भी हो जाऊंगा माइक, तुम फिक्र मत करो। वो खिड़की से बाहर खुला में किसी नादीदा नुक्ते को तलाश करते हुए बोला। दिल बहुत से टुकड़ों में टूटकर बिखरा था और सामने वाले की जिद थी कि जीतना है, तो आहिल ने भी सुलह का परचम जला दिया। दिलावेज किचन में सिंक के साथ लगकर नलके से टपकते पानी की बूंद को खोए हुए अंदाज में देख रही थी। मीर आहिल ने हर बार खुद से उसकी जानिब कदम बढ़ाया था, मगर ये दिलावेज ही थी जो हर दफ़ा फासलों की जंजीर में खुद को जकड़ लेती थी। कल भी उसने यही किया था। इज्जत नफ्स की हिफाजत के इस खेल में वो खाली हाथ रह गई थी। मीर आहिल के जाने के बाद जब वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो नाश्ता जूं का तूं पड़ा था। दिलावेज को सीने में चुभन का एहसास हुआ, शदीद चुभन। इतना दर्द तो ऐना कि उन जली कटी बातों को सुनकर नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। दिलावेज, आप अब तक तैयार नहीं हो, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं हम। जूलियाना डाइनिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। जूली, मेरा दिल नहीं है आज यूनिवर्सिटी जाने का। वो एक कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। उसका चेहरा फक हो रहा था। खैरियत है दिलावेज? आपने ऐना औरंगजेब की बातों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले लिया है शायद। वो नज़दीक आते हुए बोली, फिर अचानक उसका चेहरे को छुआ। दिलावेज, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। दिलावेज का जिस्म भट्टी हो रहा था। यह आपने क्या हालत बना ली है अपनी? दिलावेज, जिस औरत को मीर सर ने कभी संजीदगी से नहीं लिया, उसे आप क्यों इतना सीरियसली ले रही हैं?
वो जग से पानी गिलास उंडेलते हुए बोली। क्या मतलब? दिलावेश सटपटा गई। ऐना औरंगजेब अभी से नहीं कई सालों से मीर सर पर डोरे डाल रही है, मगर सर ने उसे कभी भी घास नहीं डाली। पर ऐना तो कह रही थी कि ऐना क्या बोलती है वो मायने नहीं रखता। मीर सर क्या सोचते हैं वो मायने रखता है दिलावेश। वो पानी का गिलास दिलावेश के लबों से लगाते हुए बोली, मगर पानी उसके हलक में ही अटक गया। मगर जूली आहिल ने मुझसे बीजान के दबाव में आकर शादी की थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो घूम फिरकर स्क्वायर विन पर आ गई थी। छोटी बच्ची हो क्या? जूलियाना सर पीटते हुए बोली। चलिए मान लिया उस वक्त उन्होंने आपकी बीजान के दबाव में आकर आपसे शादी की थी, मगर दिलावेश तब मैं और अब मैं, आपको कोई फर्क नजर नहीं आता? वो सिरापा सवाल बन गई। वक्त बदलता है तो इंसान भी बदल जाते हैं, ये फितरत है, यही हकीकत है। और अगर गौर किया जाए तो यही वो लम्हा था जिसने दिलावेश के दिल पर बड़ी तमाम गिरहें खोल दी थीं। क्या हुआ? बुत बनी क्यों बैठी हैं आप? वो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली। जूली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दिलावेश गिलास पर अंगूठा फेरते हुए बोली। प्लीज अब ये मत कहिएगा कि ऐना की बातें सुनकर आपने। और वो दिलावेश का इस बात में हिलता हुआ सर देखकर खामोश हो गई। दिलावेश ने सारी बातें जूलियाना की गोश गुजार की तो जूलियाना ने अपना सर पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं जूली, वो मुझसे इतना नाराज हैं कि नाश्ता भी करके नहीं गए। वो होंठ काटते हुए बोली। उसे अपनी हिमाकत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आहिल का दिल दुखा कर तो सुकून में वो भी नहीं थी। आइडिया। वो एकदम कुर्सी से खड़ी होते हुए बोली। मर्द कहीं पिघले ना पिघले, मगर बीवी को तकलीफ में देखकर जरूर पिघलता है। मैं अभी मीर सर को कॉल करके कहती हूँ कि आपको बहुत तेज बुखार है, जो कि वाकई में है। फिर देखिएगा कैसे दौड़ कर आते हैं आपकी तीमारदारी करने। वो कंसोल पर रखे मोबाइल की जानिब बढ़ते हुए बोली। मगर जूली के ये आइडिया काम करेगा? वो भी परेशान दिखाई दे रही थी। अरे ऐसा वैसा बाद में दुआएं देंगी, आप मुझे देख लीजिएगा। उसने मोबाइल कान और कंधों के दरमियान अटका रखा था। वो तो बाद में ही पता चलेगा जूली। वो परेशानी से टहलने लगी। दूसरी जानिब तीसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो सर, उसने सामने लगे आईने में दिलावेश को देखते हुए कहा। जी कहिए। मीर सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। आवाज़ सुनते ही जूलियाना की आंखों की चमक बुझ गई। उसे देखकर दिलावेश भी झाग की तरह बैठ गई। वो दरअसल इमरजेंसी है दिलावेश मैम की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है उन्हें। उसने बनावटी लहजे में कहा। ओके सर, जैसे ही मीटिंग से फारिग होते हैं मैं उन्हें आपका मैसेज दे देता हूँ। आगे से बिल्कुल ठंडा रद्द-ए-अमल मिला जिसकी जूलियाना को तवक्का नहीं थी। मैं आपसे कह रही हूँ कि उन्हें बहुत तेज़ बुखार है और आप कह रहे हैं कि मीटिंग खत्म होने का इंतजार करेंगे आप? उसे माइकल पर सख्त गुस्सा आया। सॉरी बट सर का ऑर्डर है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्हें कोई परेशान ना करे। इससे पहले कि जूलियाना कुछ भी कहती, माइकल ने फट से कॉल मुनक़ता कर दी। जूलियाना ने खुले मुंह के साथ एक नज़र हाथ में पकड़े मोबाइल पर और फिर दूसरी नज़र दिलावेश पर डाली, जिसके चेहरे पर सीधा 13 बज चुके थे। माइकल ने कॉल मुनक़ता करके मोबाइल दोबारा टेबल पर रख दिया था। सर, अब आप ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्ती दिखा रहे हैं। वो मीर आहिल को सुकून से बैठा देखकर हैरान हुआ था। मैं इस काम में माहिर हूँ माइक, आहिल ने सैंडविच का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा। बट सर, शायद दिलावेश मैम को आपकी ज़रूरत है। उसे मेरी नहीं, दवाइयों की ज़रूरत है। फ़ोन करके एक डॉक्टर घर भिजवा दो माइक। वो अब ऑरेंज जूस का गिलास लबों से लगा रहा था। सर लेकिन, और जाते हुए दरवाज़ा ठीक से बंद करके जाना। वो टिश्यू से होंठ के किनारे साफ करते हुए बोला। माइकल ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और टेबल पर रखी फाइल उठाकर चलता बना, क्योंकि ये वो भैंस थी जिसके आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं था। माइकल जैसे ही कमरे से बाहर गया, मीर आहिल के तासुरात यकसर बदल गए। लापरवाही की जगह बेचैनी ने ले ली थी। उसने परेशानी से पेशानी मसली। उफ दिलावेश, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? उसने आंख मूंदकर मायनेखेज अंदाज में सरगोशी की। घुटन से मीर आहिल की सांस बंद हो रही थी। वो तकलीफ में थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। जिंदगी को जीने के लिए हमें चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देने का अमल सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप हर शय को मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सकते। चीज़ों को जाने देना पकड़े रखने से ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें तकलीफ कम होती है। तुम यहाँ? इल्हान उसे देखकर अचंभे में आ गया। क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? वो आईब्रो उचकाते हुए बोली। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के लिए ही निकल रहा था। आज एक ज़रूरी असाइनमेंट जमा करवाना है। दिलावेश ने बताया ही होगा। वो दरवाजे के सामने से हटते हुए बोला तो जूलियाना दरवाज़ा मुकफिल करके अंदर आ गई। अरे असाइनमेंट को गोली मारो। वो इल्हान के पीछे पीछे हॉल में आ गई, जो सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। क्यों, तुम्हारी लॉटरी निकल आई है? वो ओपन किचन के काउंटर से टेक लगाते हुए बोला। नहीं, दिलावेश की तबीयत ठीक नहीं है। वो सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ उसे?
वो एकदम परेशान हुआ। वो दरअसल जूलिया ने तमाम बातें अव्वल ता आखिर इल्हान को बता दी। यार ये चुईया एक नंबर की फिल्म है। इल्हान ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। हद होती है इल्हान, एक तो वो बेचारी परेशान है और तुम उन्हें चुईया कह रहे हो। जूलियाना ने उसे घूरा। जाहिर है चूहा ही कहूँगा, चूहा तो कहने से रहा, और आप उस बीमार औरत की ज़्यादा तरफदारी मत कीजिएगा। वो डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। ओहो, आप यूनिवर्सिटी के लिए लेट नहीं हो रहे थे जनाब? वो पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए बोली। हाँ हो तो रहा था, मगर अब जाकर क्या करूँगा मैं? वो चाबियों का गुच्छा वापस टेबल पर रखते हुए मायूसी से बोला। क्यों, असाइनमेंट जमा नहीं करवाना? वो मुस्तफसर हुई। गोली मारो, असाइनमेंट को दिलावेश नहीं होगी तो मैं क्या चने बेचूंगा यूनिवर्सिटी में? और वैसे भी मेरा असाइनमेंट भी दिलावेश के पास ही है, सो जाने का फ़ायदा नहीं। वो मरे मरे अंदाज में बोलता हुआ किचन में घुस गया और कॉफ़ी बनाने लगा। जूलियाना सोफे से उठकर किचन काउंटर के पास आकर रुक गई। काउंटर पर कोहनी के बल दाएं हाथ के मुक्के पर थोड़ी टिकाए वो खाली निगाहों से इल्हान को कॉफ़ी फेंटते हुए देखने लगी। इल्हान के आधे सीधे और घुंघराले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो पूरे दिमाग से कॉफ़ी बना रहा था और साथ साथ कोई गीत भी गुनगुना रहा था। बस करो जूली, मुझे नज़र लग जाएगी। वो कॉफ़ी फेंटते फेंटते बिना जूलियाना की जानिब देखे बोला तो जूलियाना फौरन संभली। कमाल का वहम है, वो नाक चढ़ाते हुए बोली। इल्हान ने कैबिनेट से 2 मग निकाले। ना वहम है ना गुमान, यह हकीकत है और सब जानते हैं कि जूलियाना असगर मुझे कितनी गंदी नज़रों से देखती है। उसने कॉफ़ी का मग जूलियाना की जानिब खिसकाया। ये कॉफ़ी का कप काफ़ी होगा डूब मरने के लिए, जूलियाना ने गुस्से से नाक फुलाते हुए कहा। कोई अहमक ही होगा जो तुम्हारी आंखों को छोड़कर इस कॉफ़ी के कप में डूबना चाहेगा। इल्हान ने काउंटर पर दोनों हथेलियां जमाते हुए जूलियाना की आंखों में मुस्कुराकर झांका तो जूलियाना के दोनों हाथ ठंडे हो गए। दिलावेश होती तो इस वक्त इतनी खराब पिकअप लाइन मारने पर आपकी अच्छी खासी बेइज्जती कर चुकी होती। वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोली। जूलियाना और इल्हान एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे, बस दरमियान में किचन काउंटर था। यार मैं कसम से आज बोर होने वाला हूँ बहुत। अच्छा प्लीज़ अब मरने मत लग जाना। एक काम करते हैं, हम दिलावेश के घर चलते हैं, उनका दिल भी बहल जाएगा। उसने फ़ौरन हल पेश किया। यह अच्छा आइडिया है, इसी बहाने उसके शौहर मीर आहिल से भी मुलाकात हो जाएगी। मैं भी तो देखूं कौन है ये शख्स जिसने इल्हान डिसूजा को टक्कर देने की सोची। उसने अपनी उमड़ाती हुई हंसी को काबू किया। दिलावेश ने सुन लिया ना कि तुम मीर सर को इस नाम से बुलाया है तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं वो। जूलियाना को मीर आहिल के नाम पर हंसी आई। और अगर आपने उस चुईया को बताया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने कॉफ़ी का घूंट लिया। प्रॉमिस? जूलियाना ने एक आंख दबाते हुए यकदम कहा तो इल्हान के मुंह से कॉफ़ी का फुआरा छूटा। तौबा तौबा, हसीन लड़का देखा नहीं कि फ्लर्ट करना शुरू। इल्हान बमुश्किल बोला। हाँ तो क्या सारा फ्लर्ट तुम ही करोगे? जूलियाना ने बुलंद बांग कहका लगाया।